नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट रुपए 4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स रुपए 2100 तक, कैश डिस्काउंट रुपए 3,000 तक, एक्सचेंज टॉप अप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, लॉयल्टी टॉप अप बेनिफिट्स रुपए 2,000 तक, कारपोरेट टॉप अप बेनिफिट्स रुपए 7,500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। त्योहारों के दौर में नगरपालिका दिवालिया, बत्ती काटने पर नगरपालिका और विद्युत विभाग आमने सामने। नगरपालिका बता रही विद्युत विभाग पर बकाया है टैक्स। विद्युत विभाग कह रहा है बिल नहीं भरा तो काटी बिजली। नगरपालिका कर्मियों को भी नहीं मिल पा रहा है वेतन। नगरपालिका करेगी बकायादारों के नाम सार्वजनिक। वारासिवनी नगरपालिका द्वारा टैक्स बढ़ाए जाने का नागरिकों ने किया विरोध। विरोध में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने की आपत्ति पेश। संपत्ति कर दोगुना व पेयजल कर 25% बढ़ाने का विरोध। 125 नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त आपत्ति की गई पेश। टैक्स वृद्धि को बताया असंगत, आंदोलन की दी चेतावनी। महिलाओं ने पति की दीर्घायु की कामना। सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया करवा चौथ व्रत। माता करवा की महिलाओं ने की पूजा अर्चना। नगर के कई स्थानों पर हुआ सामूहिक पूजन कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट नगर पालिका बिजली बिल नहीं भरे जाने के बाद से सुर्खियों में बनी हुई है। विद्युत विभाग अपने बिजली बिल को लेकर कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। इससे और आगे जाकर विद्युत विभाग ने कह दिया है कि अगर नगरपालिका समय पर 1 करोड़ 2 लाख रुपए का बिल जमा नहीं करेगी तो स्ट्रीट लाइट एवं फिल्टर प्लांट की बिजली भी काट देंगी। इसी बीच नगरपालिका और विद्युत विभाग दोनों आमने सामने हैं। विद्युत विभाग बिल वसूली में सख्ती दिखा रहा है तो नगरपालिका अपने टैक्स को लेकर विद्युत विभाग पर दबाव बना रही है। त्योहारी दौर में रुपयों की तंगी का कारण बताकर नगरपालिका विद्युत बिल भरने के साथ ही अपने नियमित कर्मचारियों को भी वेतन नहीं दे पा रही है, जबकि नगरपालिका की टैक्स वसूली के अब तक के प्रयास नाकाफी रहे हैं, जिसमें उसे विफलता ही हाथ लगी है और बकाया टैक्स का आंकड़ा 9 करोड़ से अधिक जा पहुंचा है। विद्युत विभाग द्वारा नगरपालिका के विद्युत कनेक्शन काटे जाने के बाद अब नगरपालिका प्रशासन भी विद्युत विभाग को घेरने की तैयारी में लग गया है। नगरपालिका सीएमओ की माने तो विद्युत विभाग ने बीते कई सालों से संपत्ति कर नगरपालिका को नहीं चुकाया है, जिसकी बकाया राशि लगभग 1 करोड़ 25 लाख है, जिसको वसूलने के लिए नगरपालिका के द्वारा विद्युत विभाग को नोटिस भेजा जाएगा। वहीं चर्चा के दौरान नगरपालिका सीएमओ ने अन्य शासकीय विभागों सहित नगर के रहवासियों से भी बकाया करों की वसूली करने की बात कही है, जिसको लेकर नगरपालिका ने कागजी खाका तैयार कर लिया है। एक तरह से विद्युत विभाग और नगरपालिका अब धनराशि को लेकर त्योहारों से पहले वसूली पर जोर दे रहे हैं। जहां एक ओर विद्युत विभाग है कि बिजली बिल की राशि हर हाल में जमा कराना चाह रहा है, वहीं नगरपालिका है कि विद्युत विभाग पर बकाया टैक्स की राशि वसूलने की बात कह रही है। विद्युत विभाग ने तो सख्ती दिखाते हुए नगरपालिका कार्यालय की बत्ती गुल करके अपना दमखम दिखा दिया, लेकिन नगरपालिका अपने करों की वसूली में फिसड्डी साबित हुई है। नतीजतन बिजली कटने के बाद से नगरपालिका को अपने कार्यालयीन कार्यों के लिए जनरेटर पर निर्भर रहते हुए कामकाज चलाना पड़ रहा है, जिसमें नगरपालिका दिन भर में जितना डीजल फूंक रही है उससे नगरपालिका पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि अब बकाया करों की वसूली के लिए अभियान को गति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि ऐसे बकायादार जो नगर में प्रतिष्ठित होने का दावा करते हैं, उन पर नगरपालिका के टैक्स की राशि लंबित है, जिसे देने में वे आनाकानी करते हैं। ऐसे बकायादारों को अब मोहलत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बैनर पोस्टरों में उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे, साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप पर भी उनके नामों को सामने लाया जाएगा, जिससे जनता को पता चले कि सरकारी राशि का यह बकायादार है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से वसूली प्रदेश भर में मतलब प्रभावित हुई है, तो इसी प्रकार से बालाघाट में भी कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुआ। लेकिन कोविड-19 को मतलब अनलॉक हुए भी है ना, काफ़ी समय हो चुका, सभी गतिविधियाँ है ना प्रॉपर संचालित हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये बहाना नहीं होना चाहिए कि कोविड-19 चल रहा है तो जिस वजह से हम वसूली नहीं दे पा रहे हैं। और वसूली इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है, वार्षिक रूप से चालू मांग वाली वसूली रहती है कि जो किसी वजह से ना दी जा सके। तो मेरा निवेदन ये था आम जनता से कि जो बकाया वसूली है और जो कि काफ़ी मात्रा में है, 5,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, कुछ लोग 50,000 और 1 लाख से अधिक की वसूली भी है। तो ऐसे बकायादारों की हम सूची हमने बना ली है और सबसे पहले तो हम उनको नोटिस दे चुके हैं और नोटिस देंगे। इसके बाद भी अगर उनको लगता है कि वो नहीं देंगे पैसा शासन का समय पर, नगरपालिका का जो संपत्ति कर जल कर के रूप में राशि है, दुकान किराए के रूप में राशि है, अगर वो समय पर नहीं देते हैं तो फिर हम उनके नामों को सार्वजनिक करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये जो लोग अपने आप को जिम्मेदार बोलते हैं शहर का, नागरिक का, ये इस नगर का, तो ये जिम्मेदार नागरिक नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति कर जल कर दुकान किराया समय पर भुगतान नहीं कर रहा है। सर, शासकीय कार्यालयों में क्या क्या है? शासकीय कार्यालयों में जिन पे संपत्ति कर बन रहा है तो उनको भी नोटिस इशूज़ किए जा रहे हैं कि आप भी है ना अपने कार्यालयों का जो संपत्ति कर है तो उसको जमा करें समय पर। प्रमुख बकायादारों का नाम बता सकते हैं सर, शासकीय विभागों? सीएमओ ने बताया कि शासकीय कार्यालयों में भी नगरपालिका बकाया है जो टैक्स की राशि जमा नहीं करा रही हैं। इन शासकीय विभागों को नोटिस जारी किया गया है और साथ ही ऐसे बकायादार जिन पर वर्षों से टैक्स है और वे रसूखदार माने जाते हैं फिर भी टैक्स की राशि नहीं देते हैं, तो उनके नामों की सूची तैयार हो चुकी है जिन्हें सार्वजनिक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बकाया टैक्स की राशि जो 9.5 करोड़ बनती है, इतनी राशि अगर प्राप्त हो जाए तो इससे शहर के विकास में मदद मिलेगी। सीएमओ का कहना है कि नगरपालिका क्षेत्र में सफाई कर्मी एवं अन्य कर्मचारी नियमित सेवाएं देते हैं और उन्हें भी धनराशि की आवश्यकता होती है। नगरपालिका के पास ऐसे समय टैक्स वसूली नहीं आ रही है तो फिर उन्हें राशि कैसे दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका के कर्मचारियों को भी कुछ माह से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे आर्थिक तंगी का शिकार हैं। 1.25 करोड़ रुपए के लगभग वसूली है संपत्ति कर की। इसके अलावा ऐसे डीआईसी है, उनके अधिकारी से ही बात हुई है तो उनके पास भी हमारा 7-8 लाख रुपए बकाया है। इसी प्रकार से अन्य डिपार्टमेंट भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, उन पे भी हमारा संपत्ति कर निकलता है, उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग रहता है, तो उनको भी हम नोटिस जारी करके उनसे संपत्ति कर वसूल। सर, अभी सर पूरा कुल मिला के शासकीय विभागों का पूरा जो टैक्स जो बाकी है नागरिकों के पास, तो हमारे पास अभी 9.5 करोड़ के लगभग बकाया अभी है, मतलब जो कि हमें वसूल करना है। सर, एमपीवी का भी आपने नाम लिया, 1 करोड़ समथिंग कुछ राशि है, तो ये कितने सालों की राशि है, क्या है ये सर? ये काफ़ी सालों से जमा नहीं की गई है राशि, तो उसी का जब जोड़ा हमने टोटल लगाया तो ये लगभग 1.25 करोड़ रुपए बैठता है। गौरतलब हो कि वर्ष के प्रारंभ में नगरपालिका ने विशेष अभियान चलाते हुए बकायेदारों के घर के सामने लाल रंग के गोले के निशान लगाए थे, लेकिन नगरपालिका को जितनी आवक की उम्मीद थी वसूली उतनी नहीं हो पाई और कम ही समय में इसकी विफलता सामने आ गई। अब फिर नगरपालिका नए सिरे से वसूली अभियान को शुरू कर रही है। ऐसे में यह कितनी कारगर होगी और बकायादारों पर इस अभियान का कितना असर होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन रुपयों की तंगी का हवाला देकर दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के बीच नगरपालिका का इस तरह दिवालियापन कब तक बना रहेगा, यह टैक्स वसूली के प्रयासों से ही पता चल जाएगा। नगरपालिका परिषद वारासिवनी द्वारा 22 वर्षों बाद बढ़ाई जा रही संपत्ति कर और पेयजल कर के विरोध में बुधवार को सैकड़ों नागरिकों द्वारा प्रशासक के नाम से लिखित आपत्ति पेश कर दी है। नगरपालिका परिषद द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कर बढ़ाए जाने को लेकर नागरिकों से 5 नवंबर 20 तक आपत्ति मांगी गई थी। इस तिथि को ध्यान में रखते हुए एक दिन पूर्व ही 4 नवंबर को सैकड़ों नागरिकों ने संयुक्त रूप से लिखित शिकायत मुख्य नगरपालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी के समक्ष पेश कर दी है।
विदित हो कि शासन के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद वारासिवनी द्वारा संपत्ति कर व पेयजल कर का निर्धारण किया जा रहा है, जिसके लिए नगर पालिका ने विज्ञापन जारी कर नागरिकों से 5 नवंबर 2020 तक आपत्ति दावे आमंत्रित किए थे, जिसको लेकर बुधवार को नगर के नागरिकों ने विरोध प्रकट करने के लिए लगभग 100-125 नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त आपत्ति पत्र प्रशासक के नाम मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी को सौंपा। इस दौरान नगर पालिका परिषद में आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे नागरिकों ने नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी से चर्चा करते हुए बढ़ाए जा रहे टैक्स को असंगत बताते हुए उसे वापस लेने की मांग की। नागरिकों का कहना था कि टैक्स की दर 3 गुना तक बढ़ाई जा रही है, जो नागरिकों पर एक बोझ है, जबकि वर्तमान में कोरोना काल के कारण स्थितियां ठीक नहीं हैं। ऐसे समय में नवीन करों का निर्धारण करना न्याय संगत नहीं होगा, इसलिए नवीन टैक्स का निर्धारण न करते हुए नागरिकों पर जो टैक्स बकाया है उसकी वसूली की जाए और आवश्यकता से अधिक संख्या में लगाए गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की छंटनी की जाए, जिससे नगर पालिका का भार कम हो सके। हमने 5 साल अपने कार्यकाल में शहर के किसी व्यक्ति को किसी तरह का अतिरिक्त कर का बोझ नहीं दिया, सीमित साधनों में शहर की सेवा की। कल से जब से शहर में चर्चा चल रही है कि प्रशासन 3-4 गुना टैक्स बढ़ा रहा है, तब से पूरे शहर में हलचल है। आज सबके द्वारा बहुत प्रयास किया गया कि यहाँ जाके आपत्ति लगाई जाए। ये तो चुपचाप भी काम हो रहा था, किसी को पता नहीं था। 5 तारीख का समय था, 1 दिन का समय था आज का बस आपत्ति लगाने का। तो हम सब लोग यहाँ पहुँचे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ नियम से होनी चाहिए। संपत्ति कर हो, जल कर हो या लीज कर हो, सब में हमने लिख के दिया है कि आप चूँकि इस समय परिषद नहीं है, प्रशासन बैठा है, आप शहर कुछ करना लोग जानकार हैं, यहाँ के कुछ व्यापारी लोग, उनको बुलाकर आपसी आम राय सर कुछ बढ़ाना है तो बढ़ाएं, चाहे जल कर हो, चाहे संपत्ति कर हो, चाहे लीज का करो, आम राय से हो, सबको विश्वास में लेके इस तरह से बढ़ाया जा रहा है 2 गुना 3 गुना 4 गुना। ये नाउचित है। ऐसे लोग परेशान है। भी शहर में व्यापार नहीं है, आम जनता इसी परेशान करोड़ों से। ऐसी स्थिति में आप अनावश्यक 3-4 गुना जनता को बोझ ना बढ़ाएं। यदि बढ़ेगा तो हम आपत्ति लगाने आए हैं। हमारा पहला गेयर है ये। इसके बाद जनता भी बुझाएगा तो शहर की जनता के हित में और जनहित में आगे जैसी भी स्थिति होगी हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे, रोड पे आएंगे, लोगों की वारासिवनी के लोगों के हित के लिए। क्योंकि हमने 5 साल प्रयास किया, हम तो बोले नगर पालिका लिखा मैंने इसमें कि आप अपने खर्चे कम करें, आय बढ़ाएं। अवैध कानून शहर में अलग अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं शहर में, जो हमारे साथ काम रुके थे कॉम्प्लेक्स के अभी भी चालू गए। कैसे चालू गए? उनसे वसूल करो आप। कई शहर में प्लाट खाली पड़े हैं, न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, उन प्लाटों से टैक्स लो आप। बहुत से आप साधन वो करना चाहिए। वो ना करके आप जनता वैसे कुछ परेशान है, उस पर आप बोझ सौंप रहे हो आप। ये न्यायोचित है। 5 साल हमने भी नगर में चाहे, न बल्कि सत्ता थी, न सरकार थी। हमने सबको विश्वास में लेके, व्यापारी विश्वास में लेके प्रयास किए जनता बुझ नहीं हो जाए। हम चाहते हैं कि प्रेम से शहर के व्यापारियों को, शहर के नागरिकों को, अनुभवी लोगों को विश्वास में लेकर उनसे चर्चा कर यह टैक्स बढ़ाया जाता है। लोग तैयार है, पर न्यायोचित हो, आम राय से हो, अनावश्यक थोपा न जाए। थोपा जाएगा तो फिर उसको विरोध में तो नगर पालिका का द्वारा जो तानाशाही की जा रही है टैक्स के माध्यम से, ये बिल्कुल अनुचित है। और इसमें दुकानों का जो टैक्स है, दुकानों का भी टैक्स जो है वो 3 गुना किया जा रहा है। तो हमारा यही एक निवेदन था कि अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है वाराणसी में कि इतना टैक्स वसूला जाए। दूसरी बात, एक जो इनका आ रहा है कि बहुत दिन से कर्मचारियों का भुगतान नहीं हुआ है, अधिक यहाँ के जो कर रहे हैं, तो इतने कर्मचारी जो यहाँ रखे गए हैं दैनिक वेतन भोगी में, जिसकी जरूरत नहीं है, तो उसके ऊपर प्रशासक को ध्यान देना चाहिए और उनको निकालना चाहिए। भाई जितने कर्मचारियों की आवश्यकता उतने रखो। हमारा जनता का जो पैसा है, खून पसीने की कमाई है, आप इस प्रकार से नाश कर रहे हैं पैसे को, तो उसके तरफ प्रशासक ध्यान दे। दूसरी बात, जिन लोगों का टैक्स जमा नहीं हुआ है 5 साल का, 10 साल का, आप उनसे टैक्स वसूल कीजिए, उनकी बिजली काटिए, उनके नल का, उनका पानी का कनेक्शन काटिए। आप दूसरे जो जनता जो टैक्स दे रही है व्यवस्थित रूप से, आप उनके ऊपर जबरदस्ती ऐसा जजिया कर, जैसा ये तानाशाही जो कर रहे हैं, अंग्रेज लोग जैसे करते थे वैसे ही तानाशाही कर रहे हैं। और इसके खिलाफ सड़क तक आंदोलन होगा। जनप्रतिनिधि से भी हमारा निवेदन है, इसको तुरंत रोकें। हमारा सांसद महोदय, विधायक महोदय, पूर्व विधायक महोदय, सभी लोग ध्यान दें, और नहीं देंगे तो इसके दुष्परिणाम आगे आपको देखने मिलेंगे। नागरिकों ने सीएमओ को चिताया कि यदि नागरिकों की बातों को अनसुना कर मनमाने तरीके से टैक्स बढ़ाया जाता है तो फिर नागरिकों को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। संपत्ति कर की वृद्धि जो की जा रही है, उसी के विषय में हम आज समस्त नगर के वासियों के साथ
एक आपत्ति दर्ज कराने नगर पालिका आए। अच्छा, किस संपत्ति कर में वृद्धि की जा रही है, आपका कहना है? हाँ, संपत्ति कर में। उसमें क्या आपत्ति में किस बात की आपत्ति है? जो अति कर रहे हैं, जी हाँ। जिस तरीके से उसमें वृद्धि काफ़ी ज़्यादा तरीके से 5 गुना बढ़ाई जा रही है। अच्छा, उसके विरोध में हम लोग आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। आप लोग चाहते बढ़े या ना बढ़े, या उतना ज़्यादा ना बढ़े? ना बढ़े। हम तो अभी कोरोना काल के चलते सभी लोग परेशान हैं, सभी के धंधे अभी चौपट पड़े हैं। इसके कारण हम लोग चाहते हैं कि अभी ये वृद्धि रोक दी जाए। अच्छा, ठीक। मामले में नगरपालिका सीएमओ ने कहा कि प्रशासकीय बैठक के बाद कुछ टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने के साथ ही नगर के विभिन्न स्थलों पर सूचना भी चस्पा कर आपत्ति दावे बुलाए गए थे। इसी तारतम्य में आज नागरिकगण अपनी आपत्ति दर्ज करवाने आए हुए हैं। हमने अधिक टैक्स नहीं बढ़ाया है, इससे जनता पर कोई भार नहीं पड़ेगा। फिर भी नागरिकों की आपत्ति पर प्रशासकीय बैठक पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। नगरीय निकाय के अंतर्गत कुछ टैक्स हमने लगाया हुआ है और पुराना जो टैक्स है उसमें कुछ वृद्धि किया हुआ है और उसमें प्रशासकीय बैठक पे निर्णय लिए जाकर, चूँकि नगरपालिका का बजट कम होने के कारण हमने कुछ वृद्धि किया है और वृद्धि करने के बाद में हमने पूरा विज्ञप्ति पेपर में दिया हुआ है और सभी सार्वजनिक स्थलों में चस्पा किया हुआ है और चौराहों पे भी इसमें हमने चस्पा किया जाकर सभी को सर्व अवगत कराया गया है। इसी तारतम्य में आज नागरिकों द्वारा ज्ञापन सौंपा हुआ है और ज्ञापन सौंपने के बाद में हम उस पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद में जो निर्णय होगा उससे अवगत कराया जाएगा। महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर 4 अक्टूबर को करवा चौथ पर्व मनाया गया। इस पर्व को लेकर एक दिन पूर्व बुधवार को बाजार में पूजन सामग्री की दुकानें सजी रहीं। महिलाओं द्वारा पूजन सामग्री व श्रृंगार की सामग्री की जमकर खरीदारी की गई, जबकि बुधवार को विधि विधान से महिलाओं द्वारा इस व्रत को किया गया। गौरतलब हो कि देश में वर्ष भर कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनका अपना अलग अलग महत्व है। करवा चौथ में सुहागिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। चांद निकलते ही चालनी में पति का चेहरा देख पति के हाथों जल ग्रहण कर उपवास खोलती हैं। इस दिन पूजा के दौरान आमतौर पर रानी वीरावती की कहानी सुनाई जाती है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर चंद्रमा की पूजा करती हैं। महिलाओं द्वारा मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, मांग टीका सहित अन्य श्रृंगार किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। मंगलवार सहित बुधवार को भी नगर में गुजरी बाजार सहित अन्य स्थानों पर व्रत की सामग्री खरीदने के लिए महिलाओं की भीड़ देखी गई। इधर व्रत को लेकर नगर के नए श्री राम मंदिर में सामूहिक रूप से सुहागिन महिलाएं एकत्रित हुईं और माता करवा का पूजन अर्चन किया। ज्ञात हो कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी यहां करवा चौथ की पूजा सामूहिक रूप से महिलाओं के द्वारा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं और पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। नए श्री राम मंदिर में सामूहिक रूप से मनाए गए करवा चौथ व्रत को लेकर व्रतधारी महिला मीना नावानी ने बताया कि यहाँ पंजाबी और सिंधी समाज की व्रतधारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं, जो अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए पूजन अर्चन कर रही हैं। इसकी मान्यता है क्योंकि पहले के ज़माने में जैसे था ना, करवा चौथ का उपवास जैसे सावित्री ने अपने पति को यमराज से छीन के लाया था ना, उसके कारण ये उपवास रखा जाता है और 12 घंटे उपवास रखते, रात को चांद को देकर फिर पति के हाथ से पानी पीकर और खाना खाते हैं। इसी प्रकार नगर के राधा कृष्णन चौक के समीप स्थित सचदेवा परिवार के आवास में बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर करवा चौथ का व्रत मनाया और माता करवा का पूजन अर्चन कर अपने पति की दीर्घायु की कामना की। व्रतधारी संतोष जोशी ने बताया कि पति की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। उन्होंने बताया कि व्रत को लेकर सुहागिन महिलाएं प्रातः उठकर सरगी करती हैं, जिसके बाद व्रतधारी महिलाएं दिन भर निराहार रहती हैं। शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर व्रत का पारायण करती हैं। 7 भाइयों की बहन रहती है, उसके लिए भाइयों के भाई बहन के लिए व्रत रखते हैं, भाई बहनों के लिए, सुहाग के लिए बहन
सात भाई की बहन रहती है, इसलिए कथा करती है, कहानी करती है, उसमें व्रत भाई बहन का प्यार ज़्यादा रहता है। तो भाई चलनी में चांद दिखा के बहन का व्रत खोलवाते हैं तो वो व्रत टूट जाता है। इसके लिए सुहाग के लिए फिर वापस से वो व्रत करके और बहन भाभीियों का चांद निकला नहीं, बोले भाई बहन का निकला है, ऐसे करके व्रत खंडित हो जाता है। तो वापस वो साल भर व्रत रखती है, तब चौथ माता वापस उसको प्रसन्न होकर उसके ऊपर उसका पति वापस दिलाती है। तब से वो ये व्रत करने के लिए लोग। वहीं कांता सचदेवा ने बताया कि विगत कई वर्षों से हमारे निवास पर करवा चौथ का पूजन कार्यक्रम बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि करवा चौथ का पर्व हिंदू धर्म में बहुत मायने रखता है, जिसमें सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। उन्होंने बताया कि करवा चौथ के व्रत में चौथ माता और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और अपने पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। प्रोग्राम है, ये हमारे घर में कई सालों से मनाया जा रहा है और ये करवा चौथ जो है हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही मायने रखता है। ये सुहाग का प्रतीक है। अपने सुहाग के लिए औरतें सुबह उठकर सरगी करती हैं। सरगी करने के बाद में वो अपना श्रृंगार पूरा करके 16 श्रृंगार आज के दिन करती हैं और 16 श्रृंगार करने के बाद फिर वो सासू माँ के लिए कुछ भेंट लेती हैं और पहले सरगी करने के लिए सासू माँ उन। इसी प्रकार नगर के रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित गांधी परिवार के आवास में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ करवा चौथ का व्रत महिलाओं ने मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पंजाबी समाज की महिलाएं एकत्रित हुईं और उन्होंने माता करवा और भगवान श्री गणेश का पूजन किया। गुरुवार को करवा चौथ व्रत को लेकर पंजाबी समाज में विशेष उत्साह देखने को मिला। शाम 5 बजे समाज की अधिकांश महिलाओं ने विधि विधान से करवा चौथ की विशेष पूजा की। इस अवसर पर महिलाओं ने विशेष परिधान पहने और श्रृंगार किया। गौरतलब है कि महिलाएं शाम के समय इसकी पूजा कर चंद्र दर्शन और पति का मुखमंडल देखकर अपना व्रत पूरा करती हैं। करवा चौथ को लेकर सोहेल गांधी एवं रीतू जैन ने बताया कि वे विगत कई वर्षों से इस व्रत को कर रही हैं, जिसको लेकर विशेष तैयारियां भी की जाती हैं। उन्होंने बताया कि प्रातः के समय घर बहुओं की सास उन्हें सरगी देती है, जिसमें उनके पुत्र और बहू की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहाग का सामान दिया जाता है, जिसके बाद सारा दिन निर्जला व्रत रहा जाता है। वहीं शाम को करवा माता का पूजन कर रात्रि में चांद को अर्घ्य देकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। हम करवा चौथ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हर साल की तरह हमने इस साल भी करवा चौथ वैसे ही धूमधाम से मनाया है, बस थोड़ा डिस्टेंस को फॉलो किया है, इसलिए घर घर में हम करवा चौथ मना रहे हैं। करवा चौथ हम अपनी सौभाग्यता, अपनी अखंडता, परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाते हैं और ये कई सालों से चले आ रहा है और आगे भी हम इसे ऐसे कंटिन्यू। सुबह हमें सर्दी देती है, जिसमें सेवइयाँ ज़रूरी होती है, मिठाई और एक कोई भी फ्रूट लेके हम चालू करते हैं। उसके बाद हम दिन भर निर्जल रहते हैं। शाम को चंद्रमा देख के हम जल देते हैं और अर्घ देते हैं और फिर पति के और सासू माँ के पैर पड़ के हम अपना उपवास तोड़ते हैं। जिले में एक बार फिर कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार बारासिवनी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ा के पूर्व सरपंच की संदिग्ध परिस्थितियों में 4 अक्टूबर को बालाघाट में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम झालीवाड़ा के पूर्व सरपंच संतोष शरणागत को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते 4 अक्टूबर की प्रातः बालाघाट जिला चिकित्सालय के सामने स्थित डीआईसी भवन में उपचारार्थ भर्ती किया गया था, जिनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम था, जिसके बाद लगभग 11 बजे पूर्व सरपंच शरणागत ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार डीआईसी भवन में कोरोना के संदिग्धों को रखा जाता है, जिसके तहत ही पूर्व सरपंच को डीआईसी भवन में भर्ती किया गया था, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट होना बाकी था। इस दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि पूर्व सरपंच संतोष शरणागत के पुत्र स्वयं एक चिकित्सक हैं, जो कि वर्तमान में बालाघाट कोविड अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पीड़ित को लेकर सांस लेने की तकलीफ होने और ऑक्सीजन लेवल कम होने की जानकारी लगने पर भी चिकित्सीय प्रबंधन ने पीड़ित को आईसीयू भवन में भर्ती क्यों नहीं किया, जबकि वर्तमान समय में बालाघाट जिला चिकित्सालय में बने सर्व सुविधायुक्त कोविड आईसीयू में 4 एमबीबीएस चिकित्सक और 4 आयुष चिकित्सक ट्रेनिंग के बाद अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए बीटीवी न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप,
रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स। सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 9176229217। इधर बालाघाट जिला चिकित्सालय में पुनः एक बार फिर चिकित्सक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बता दें कि इस बार बालाघाट जिला चिकित्सालय की मेडिकल ऑफिसर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से अब जिले का स्वास्थ्य महकमा भी अछूता नहीं है। आमजनों को संक्रमण से बचाव का तरीका बताने वाले ही अब कोरोना संक्रमण का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से बालाघाट जिला चिकित्सालय का यही आलम बना हुआ है। जिले में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जिले पर निगरानी रखने और कोरोना संक्रमितों की देखभाल के लिए तैनात मैदानी अमला भी इसकी गिरफ्त में आ रहा है। आलम यह है कि लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सलाह देने वाले भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं, डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों के इसकी चपेट में आने से पूरा महकमा दहशत में आ गया है। बता दें कि पूर्व में भी जहां जिला चिकित्सालय के लगभग 5 चिकित्सकों सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो वहीं पुनः जिला चिकित्सालय की मेडिकल ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। जबकि मेडिकल ऑफिसर के संपर्क में आने वाले लगभग कुछ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी क्वारंटाइन पर चले गए हैं। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर एमए, एमकॉम, एमएससी प्रवेश में विद्यार्थियों को हो रही परेशानियों के चलते आयुष मंत्री, स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने मध्य प्रदेश शासन से चर्चा कर स्नातकोत्तर के सभी विषयों में स्थायी रूप से 100 सीटें करने उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त मध्य प्रदेश शासन को पत्र लिखा है। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के उल्लेखित पत्र में भूपेंद्र सुहागपुरी जिला उपाध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा बालाघाट के उस पत्र का संदर्भ दिया गया है, जिसमें छात्रों की परेशानी एवं समय समय पर प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को होने वाली दिक्कतों को विशेष रूप से ध्यानाकर्षण कराया गया है। शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में प्रतिवर्ष स्नातकोत्तर संकायों में सीट की वृद्धि की जाती है, परंतु अगले सत्र में जब भी महाविद्यालय द्वारा प्रवेश सूचना जारी की जाती है, उसमें सीटें कम कर दी जाती है, जिससे प्रतिवर्ष विद्यार्थियों को प्रवेश संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग से पीजी कॉलेज के समस्त स्नातकोत्तर संकाय, एमए, एमएससी, एमकॉम की समस्त कक्षाओं में स्थायी रूप से 100 सीटें कर एवं नवीन सत्रों में भी यह सीट वृद्धि जारी रखने की कार्यवाही कर इससे अवगत कराने कहा गया है। 70 सीटें हो गई थी एमएससी में, लेकिन इस बार जब फिर से एडमिशन चालू हुए तो महाविद्यालय प्रशासन ने वो सीटें कम करके 30 कर दिया। फिर अभी एक बार कॉलेज प्रशासन ने 15% बढ़ाया। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आए, मंत्री जी से चर्चा किए, मंत्री जी के बोलने पर 30% सीट एक बार और बढ़ी। लेकिन चूंकि ये महाविद्यालय जिले का अग्रणी महाविद्यालय है और बालाघाट जिले के हर महाविद्यालय में बीएससी कोर्स तो है, लेकिन एमएससी सीमित जगह पर है, जैसे वारासिवनी में है, कटंगी में है, बाकी कहीं एमएससी नहीं है। तो हर छात्र एमएससी करने बालाघाट आता है। इसीलिए मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखकर सूचित कराया कि इस बार एमएससी के हर संकाय में, एमए के हर संकाय में सीटें बढ़ाकर 100 कर दी जाए और ये सीट वृद्धि हमेशा के लिए लागू हो। ऐसा नहीं कि इस बार 100 सीटों पर एडमिशन कर लिया, अगली बार फिर जब सीटों की बात आई तो कॉलेज प्रशासन 30 दे। इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन आग्रह किया है
कि ये सीटें परमानेंट 100 हो जाए, ताकि भविष्य में बच्चों को इन सब चीज़ों की दिक्कत ना हो। आगे यदि सीट अगले साल जब प्रवेश के लिए बच्चा जाए तो 100 सीटों पे ही प्रवेश हो। महाकौशल जन जागृति शायरी संघ के नेतृत्व में जिले के करीब 1 दर्जन से अधिक कलाकार अपनी मांगों को लेकर एक बार पुनः 4 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलाकारों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान करने सहित अन्य मांगे जल्द पूर्ण करने की गुहार लगाई। इस दौरान शायरी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 22 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, जब से कलाकारों का कार्यक्रम बंद है। वर्तमान में अनलॉक 4 की स्थिति में बाजार व शासकीय अशासकीय कार्यालय, सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। शासन द्वारा दुर्गा प्रतिमा स्थापना करने भी अनुमति दी गई है। ऐसे में हम कलाकारों को भी कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकांश कलाकार ग्रामीण अंचलों के छोटे व गरीब एवं परंपरागत कला संगीत के आधार पर अपने व परिवार का पालन पोषण कर धर्म व शासन की योजना का प्रचार प्रसार करते हैं। कोविड-19 के चलते कार्यक्रम बंद होने से रोजी रोटी का संकट आ गया है। उन्होंने बताया कि आगामी समय दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में मड़ई मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कलाकारों के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाती है, जिससे उनके परिवार की आजीविका चलती है। उन्होंने बताया कि अब तक शासन के द्वारा मंडई मेले को लेकर भी कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं, जिसके तहत जिले की समस्त कला मंडलियों को रात्रिकालीन कार्यक्रम करने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। शायरी संघ अध्यक्ष गौरीशंकर मोहारे ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर पूर्व में 26 अगस्त और 13 अक्टूबर को भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन कोई अमल नहीं किया गया। दुर्गा उत्सव के द्वारा सार्वजनिक पंडालों में नियमों को ध्यान में रखकर भजन मंडली का आयोजन किया गया था, जिसके बाद अब मंडई मेले का समय नजदीक है, जिसमें भी समस्त कला मंडलियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए रात्रिकालीन कार्यक्रम करने की अनुमति दी। और छत्तीसगढ़ी वाले भी मिलकर कुछ कलाकार जो है हम लोग यहाँ आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्योंकि अभी हमारे सामने मढ़ई मेले का कार्यक्रम होने जा रहा है और शासन से अभी मढ़ई मेले के संबंध में कोई ऐसी निर्देश जारी नहीं हुआ है कि कार्यक्रम होना या नहीं होना है, क्योंकि पिछले बार जैसे दुर्गा उत्सव में शासन ने कुछ सीमित लोगों की उपस्थिति में पंडाल लगाने की अनुमति प्रदान की, जिसमें हम लोगों ने छोटे मोटे कार्यक्रम किए, लेकिन अभी मढ़ई मेला के संबंध में ऐसा कोई कार्यक्रम करने का निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। इसी संबंध में हम लोग आज सामूहिक रूप से माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए कि हम लोग पुनः छोटे छोटे कलाकार हैं जो शासन की योजनाओं को और धार्मिकता को सारे लोगों का एक मनोरंजन करने का हमारा एक साधन होता है, और उसमें हम लोग कार्यक्रम करके रात्रिकालीन जो मढ़ई होती है ये परंपराओं से चली, गांव का एक उत्साह रहता है, माहौल रहता है, और उसमें हम लोग रात्रिकालीन लोगों के मनोरंजन के लिए छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। शायरी जैसे, डंडार जैसे ऐसा कार्यक्रम होता है, उसी कार्यक्रम को हम निरंतर जारी रखने के लिए आज माननीय कलेक्टर महोदय जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी करें और हम लोग अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमको मतलब सहयोग मिले। इसी भावना के साथ हम सब आज पूरे यहाँ कलाकार उपस्थित हुए। 3 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 9 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 16 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 3 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2084 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1984 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 81 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 नवंबर को बालाघाट जिले के 9 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें लालबर्रा तहसील के ग्राम बिरसोला का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट की फॉरेस्ट कॉलोनी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 9 धर्मपुरी का 1 मरीज, भटेरा रोड का 1 मरीज, वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी का 1 मरीज, दीनदयाल कॉलोनी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 26 प्रेमनगर का 1 मरीज, तहसील मुख्यालय परसवाड़ा का 1 मरीज एवं किरनापुर तहसील के ग्राम करियादंड का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर एवं लांजी में 575 बेड एवं ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 4 नवंबर को शाम 5 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 18 बेड मरीजों से भरे हैं। ऑक्सीजन युक्त ICU बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं।
61 मरीजों को होम आइसोलेशन में भर्ती रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 814 मरीजों को आरोग्य का सायं काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 37,505 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 32,869 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कर्मचारी महासंघ ने जिला खाद्य अधिकारी पर स्थानांतरण कार्यवाही नहीं होने और जिले के 23 केंद्रों को उपार्जन केंद्र बनाए जाने में की जा रही देरी सहित अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत 4 नवंबर को भी यह हड़ताल जारी रही। इस दौरान संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल के कार्यालय पहुंचकर उन्हें मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के संबंध में जानकारी देते हुए जिला सहकारी महासंघ के प्रांतीय पदाधिकारी दिनेश परिहार ने बताया कि 27 अक्टूबर को सहकारी कर्मचारी महासंघ ने कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात की और मांगों के निराकरण को लेकर चर्चा की थी, जिसमें मांगों के निराकरण को लेकर चर्चा में कोई प्रशासनिक संतुष्टि नहीं मिली। अब तक न तो जिला खाद्य अधिकारी पर कार्यवाही की गई और न ही 23 केंद्रों की स्थापना को लेकर कोई कार्यवाही की गई, जिससे सहकारी कर्मचारी स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है, जिसके तहत प्रशासन द्वारा सहकारी कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने से नाराज सहकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी परिप्रेक्ष्य में आज वारासिवनी विधायक को मांगों का ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की जा रही है, जिसमें विधायक जायसवाल के द्वारा हमें मांगों के निराकरण को लेकर आश्वस्त कराया है। तो अपनी 200 मांगों के निराकरण के लिए सर से निवेदन किया था, जिसमें हमारे वारासिवनी और पूरे बालाघाट जिले के 23 ऐसे केंद्र थे जिसका निर्धारण आज तक नहीं हुआ था कि वहाँ के हमारी मांग ये थी कि जब किसानों वहाँ का निर्धारण नहीं हुआ तो वहाँ के जो 6,000 किसान हैं वो अपनी उपज को कहाँ पे बेचेंगे। और एक दूसरा था कि जो DSO जी महोदय जी थे उनके द्वारा हमारे समितियों को सारी समितियों को भ्रष्टाचार करके पेपर के माध्यम से कहा गया था, तो हमने उनके प्रति कोई कार्रवाई हो उसके लिए हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया था, जिसमें कलेक्टर महोदय जी ने हमारे ज्ञापन को बहुत सुना समझा और हमारे पूरे प्रांत के प्रतिनिधि आए, उसके सामने हमारे कलेक्टर महोदय जी ने बुलाया और हमें 10 दिन का आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मगर 10 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई समाधान नहीं होने के कारण सोमवार से हमारा बालाघाट जिले की पूरी 126 सहकारी समिति कर्मचारी स्ट्राइक पे। उसी तारतम्य में आज हमारे माननीय वारासिवनी खैरलाइन जी क्षेत्र के विधायक और खनिज संसाधन अध्यक्ष महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आए थे कि हमारी समस्या को शीघ्र निराकरण। हम ये चाह रहे हैं खुद ही, और आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी हमारा जो किसान है इतना परेशान है, किसान को अभी रबी का ऋण वितरण करना है, बोनी के लिए गेहूँ बीज देना है, दीपावली का त्यौहार आ रहा है, हमारे जो हितग्राही है उनको चावल गेहूँ राशन देना है। हम बहुत तकलीफ हो रही है हमें कि हम इस समय में स्ट्राइक कर रहे हैं, मगर हम क्या करें, शासन प्रशासन हमारी मांगों का निराकरण नहीं कर रहा है। अगर हमारी मांगों का निराकरण आज हो जाता है तो हमारा पूरे बालाघाट जिले के सहकारिता कर्मचारी कल से जाकर के अपनी अपनी जगह में सेवाएं देना प्रारंभ करते हैं। जायसवाल जी ने क्या आश्वस्त किया? मामले में विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा कि सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते खाद्यान्न वितरण सहित अन्य कार्यों पर रोक लगी हुई है, जिसके चलते जिले की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के बाद मेरे द्वारा कलेक्टर से चर्चा की गई है, जिसमें जिला खाद्य अधिकारी के दिए गए बयान को लेकर चर्चा की गई और संगठन की मांगों के निराकरण को लेकर भी चर्चा की गई है। धान की खरीदी प्रभावित होती है, साथ ही हमारे गरीबों को जो राशन वितरण है, अभी सबको नई पर्चियाँ वितरण हुई है, तो हमारे गरीब और जो मध्यम वर्ग है उसको अनाज वितरण में काफ़ी दिक्कतें जा रही थी। उसको देखते हुए इसको हड़ताल को समाप्त किया जाना जरूरी था। आज मैंने जिले के कलेक्टर से अपने बात किया हूँ, और जो हमारे फूड ऑफिसर चौधरी है जिनके वक्तव्य के कारण ये हड़ताल चालू हुई है, और कुछ उनकी शिकायतें सेल्समैन के द्वारा भी दी गई कि सेल्समैन पूरे ज़िले के जितने हैं उस सेल्समैन को परेशान किया जाता है। तो ये सारी बातों से मैंने कलेक्टर को अवगत कराया है, और चौधरी जिनके कारण ये सब हड़ताल चल रही है उनसे मैंने कहा कि जिनका जो प्रतिनिधिमंडल 5 लोग का उनको बैठा के उससे बात कराई जाए, यदि उसके कथन से इनका कहीं अपमान हुआ है या कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश हेतु छात्र दिनांक 5 नवंबर से 30 नवंबर तक कियोस्क सेंटर में जाकर प्रवेश ले सकते हैं, जिसमें निर्धारित प्रथम शुल्क 500 रुपये देय होगी और शेष फीस महाविद्यालय प्रारंभ होते ही छात्र को महाविद्यालय में जमा करना होगा।
और अब अंत में चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। त्योहारों के दौर में नगरपालिका दिवालिया, बत्ती काटने पर नगरपालिका और विद्युत विभाग आमने सामने। नगरपालिका बता रही विद्युत विभाग पर बकाया है टैक्स। विद्युत विभाग कह रहा है बिल नहीं भरा तो काटी बिजली। नगरपालिका कर्मियों को भी नहीं मिल पा रहा है वेतन। नगरपालिका करेगी बकायादारों के नाम सार्वजनिक। वारासिवनी नगरपालिका द्वारा टैक्स बढ़ाए जाने का नागरिकों ने किया विरोध। विरोध में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने की आपत्ति पेश। संपत्ति कर दोगुना व पेयजल कर 25% बढ़ाने का विरोध। 125 नागरिकों के हस्ताक्षर युक्त आपत्ति की गई पेश। टैक्स वृद्धि को बताया असंगत, आंदोलन की दी चेतावनी। महिलाओं ने पति की दीर्घायु की कामना। सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया करवा चौथ व्रत। माता करवा की महिलाओं ने की पूजा अर्चना। नगर के कई स्थानों पर हुआ सामूहिक पूजन कार्यक्रम। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।